मिलते हैं। Okay, so let's start the class. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं जनाब अपना, और टुडे वी हैव क्लास नंबर 10। बीच में हमारी एक क्लास कैंसिल हो गई थी लास्ट संडे को, तबीयत सही नहीं थी मेरी, तो उसकी जो मेकअप क्लास होगी वो इस वेडनेसडे को। सही है जी, 6 to 9, बिकॉज वी हैव जस्ट 1 वीक रिमेन विद अस। तो नेक्स्ट वीक में आपकी वेडनेसडे को इसकी मेकअप क्लास और संडे को फिर हमारी लास्ट क्लास। तो ये हमारा जो है वो अपकमिंग इसका प्लान है। अच्छा, अगर हम अभी तक अपने असेसमेंट की तरफ देखें तो अभी तक हम लोग 2 क्विज और 1 असाइनमेंट कर चुके हैं। असाइनमेंट के मार्क्स मैंने कल रात में अपलोड कर दिए थे, आई होप कि आप लोगों को मिल गए होंगे। मैंने अपलोड कर दिए थे, हो सकता है एसएस पे आ गए थे, मैंने कर दिए थे अपलोड, देख लीजिएगा, चेक करके बता दीजिएगा। तो वो मैंने अपलोड कर दिए थे लास्ट में। अब आपके पास 1 क्विज और 1 असाइनमेंट, ये हमारा जो है वो इस हफ्ते का प्लान है। इस हफ्ते इंशाल्लाह आपको एक जो है वो असाइनमेंट देंगे, और नेक्स्ट वीक जो हमारा फाइनल वीक होगा उसमें फिर आपका एक क्विज लेके सारी क्यों नहीं, तो असाइनमेंट तो हमें 2 ही करने होते हैं ना, क्विज एक एक्स्ट्रा होता है, उसमें 3 आउट ऑफ जो है वो 2। नहीं, असाइनमेंट में तो ऑप्शन ही 2 हैं, जो सॉफ्टवेयर है ना जिसमें हम मार्क्स अपलोड करते हैं, क्विज में ये है कि 3 में से 2 हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे, जो कुछ भी होगा। लेकिन उसमें से बेस्ट 2 ही चार्ज होंगे। फाइनल में आपने अच्छे नंबर लेने हैं, सिंपल। वो मेरे वो तो 30 मार्क्स का मिड टर्म हो गया। तो 10 मार्क्स तो मेरे पास CSR में है ना, मेरे पास CSR के 10 मार्क्स तो मेरे पास है ना अभी। 40 का आपका फाइनल है, 30 का मिड टर्म है, 10 असाइनमेंट्स हैं, 10 क्विजेस हैं, और 10 मेरे पास हैं CSR का। ये है हमारे 100 मार्क्स का ब्रेकअप। ठीक है, तो एक क्विज एक असाइनमेंट हम लोग और करेंगे, ताकि एक क्विज जो अक्सर स्टूडेंट का जो है वो अच्छा नहीं हुआ था, तो वो उसमें जो है वो कंपनसेट हो जाएगा, और उसमें बेस्ट 2 जो होंगे वो जो है वो चार्ज किए जाएंगे। नहीं हुए, मैंने कर दिए थे इसमें तो। चले मैं देख लेता हूँ दोबारा, वैसे मैंने कर दिए थे, चलिए दोबारा देख लेंगे, कोई इशू नहीं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है और कंपनीज में इसकी क्या अहमियत है, और फाइनेंशियल मिक्स भी कहा जाता है इसको, और इसके बनाने से और इसके चेंज करने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये हमने जो है वो आज को उसमें देखना है। समटाइम इट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, समटाइम इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, एंड समटाइम इज कॉल्ड फाइनेंशियल मिक्स। ठीक है, तो होता क्या है जनाब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं जरा। कैपिटल आपको बताइए, कैपिटल इज द मेजर पार्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट्स के बगैर, कैपिटल के बगैर हम अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस वी नीड कैपिटल, वी नीड इन्वेस्टमेंट, which are decided by the size and nature of the business concern। जितना बड़ा बिजनेस होगा अल्टीमेटली हमें उतना ही ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। कैपिटल may be raised with the help of various sources if the company maintains proper and adequate level of capital। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी अगर एडुकेट लेवल होता है जितना जरूरी है उतना ही कैपिटल मेंटेन करे। अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए तो आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए ही होने चाहिए। 12 लाख अगर आप लेंगे तो वो 2 लाख अगर कहीं आपने इन्वेस्ट नहीं किए तो अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स को आपने पैसे रिटर्न करने ही करने। तो जितना हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही कैपिटल अपने पास मेंटेन करें, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। इट विल अर्न हाई प्रॉफिट। तो डेफिनेटली अगर हम कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे मुख्तलिफ एसेट्स के अंदर, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आपका जो प्रॉफिट का लेवल होगा, जो आपकी वर्किंग लेवल होगा, वो ज्यादा से ज्यादा होगा। दे कैन प्रोवाइड मोर डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर, और जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा अल्टीमेटली हम अपने शेयर होल्डर्स को उतना ही ज्यादा जो है वो प्रॉफिट रिटर्न कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ
डिविडेंड। तो पहली बात उन्होंने ये बता दी कि कैपिटल जो है वो आपने एडुकेट लेवल पे रखना है। एडुकेट लेवल का मतलब ये होता है कि जितना जरूरी है, जितना नेसेसरी है उतना ही रखें, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर कैपिटल की शॉर्टेज होगी तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होगा कि आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अंडरटेक नहीं कर सकेंगे, मुख्तलिफ एसेट्स नहीं परचेज कर सकेंगे। और अगर ये ज्यादा होगा तो अननेसेसरी पड़ा रहेगा, शेयर होल्डर्स को आपने डिविडेंड रिटर्न करना होगा और वो डिविडेंड की वैल्यू उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। इन्होंने कहा जनाब कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड द प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट मेक अप कैपिटलाइजेशन। जो हमारी इक्विटी साइड होती है, अगर हम देखें अपनी बैलेंस शीट को, तो दीज आर आर एसेट्स, दीज आर आर इक्विटीज। इक्विटीज में हमारे पास तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और देन उसके बाद होता है हमारे पास शेयर होल्डर्स कैपिटल। सो वी हैव थ्री थिंग्स अवेलेबल ऑन द इक्विटी साइड। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, क्योंकि एसेट्स जो आते हैं वो इन तीनों के ब्रेकअप से ही आते हैं। जो भी आपने एसेट खरीदना है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही खरीदना है। अब ये जो आपकी इक्विटी है ये दरअसल कहलाती है आपकी कैपिटलाइजेशन। ठीक है जी, कि टोटल आपने कैपिटलाइज कितना किया हुआ है, अपने एसेट्स को किस फॉर्म में कैपिटलाइज किया हुआ है, शॉर्ट टर्म कितनी लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म कितनी लायबिलिटी है, और इक्विटी हमारे पास कैपिटल की फॉर्म में जो है वो शेयर होल्डर्स की फॉर्म में कितनी मौजूद है। It is a mix of different source of long-term sources such as equity shares, shareholders capital का part है equity shares. Then we have preference shares. It is also a part of shareholder equity. Debentures long-term loans का part है, और साथ ही साथ equity एक और हिस्सा है that is called retained earnings. तो ये तीन चार चीजों का एक मिक्सचर है। किसकी अमाउंट ज्यादा है, किसकी अमाउंट कम है, उसके दरमियान क्या प्रोपोर्शनेट चीजें हैं, 60-40 का रेशियो है, 50-50 का रेशियो है। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। ठीक है जी, द प्रोपोर्शनेट वैल्यू बिटवीन ऑल दीज थिंग्स इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू वैन हॉर्न, जो हमारा सबसे बड़ा ऑथर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, द मिक्स ऑफ द फर्म्स परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। याद रखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में हम शॉर्ट टर्म को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये वो पैसे होते हैं जो हमने इसी साल क्या करने, वापस करने, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम कोई फैसला नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जो भी हमें डिसीजन लेना है वो या तो हमने लॉन्ग टर्म डेट पे लेना है या फिर हमने अपनी शेयर होल्डर कैपिटल पे लेना है। यह है शेयर होल्डर कैपिटल। तो कह रहे जनाब द मिक्स ऑफ फर्म्स परमानेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रिप्रेजेंट बाय डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। तो इन्होंने कहा जनाब कि आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर तीन चीजों से मिलकर बनेगा। द फर्स्ट थिंग इज डेट, सेकंड वन इज कॉमन स्टॉक, द थर्ड वन इज प्रॉफिट स्टॉक। इन तीन चीजों को अगर आप मिक्सअप कर लें, इसका प्रोपोर्शनेट कर लें, तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। कि आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने दिया है, कितना पैसा कॉमन शेयर होल्डर्स ने दिया है, और कितना पैसा हमने लॉन्ग टर्म डेट से हासिल किया है। क्लियर? फाइनेंशियल, अभी हमने बात की किसकी, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें आती हैं, डेट, प्रेफर्ड स्टॉक और इससे अगर हम एक स्टेप आगे बढ़े तो हमारे पास आता है कौन सा स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसमें एक चीज का इजाफा हो जाता है और वो इजाफा होता है इक्विटी शेयर्स प्लस डिबेंचर्स प्लस रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। तो कैपिटलाइजेशन जो हमारा यानी कि वो वाला स्ट्रक्चर था, जो हमारी जो वैल्यू थी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैपिटलाइजेशन में सिर्फ दो चीजें होती हैं, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। इसमें प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। डिबेंचर्स और कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, और साथ में क्या आ जाती है, रिटेन अर्निंग। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और प्लस इसके अंदर क्या हो जाती है, करंट लायबिलिटी। तो हमें यहां पर तीन चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। द फर्स्ट थिंग इज
कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन दो चीजों से मिलकर बनती है, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। फिर उसके बाद आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में एक चीज का इजाफा हो जाता है और वो कौन सी चीज है, यानी कि इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये पहले से है, इसमें किसका इजाफा हो जाएगा। और फिर तीसरी चीज है क्या, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसमें एक चीज का इजाफा और हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड योर करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब अगर हमें सवाल में पूछा जाए जनाब कैपिटलाइजेशन बताइए, तो आप दो चीजों को ऐड कर देंगे, इक्विटी शेयर को ऐड कर देंगे और डिबेंचर्स। अच्छा, इक्विटी शेयर में दोनों आ जाएंगे, कॉमन भी आ जाएगा और प्रेफरेंस भी आ जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर लें, तो आप इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और उसमें साथ साथ और क्या शामिल कर लेंगे। अगर आपसे कहा जाए कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करें, तो साथ साथ आपने इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग एंड एज वेल एज करंट लायबिलिटी, तो हर चीज में एक एक चीज का क्या होता चला जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिखें जल्दी से, फिर आपसे एक सवाल करवाते हैं इसका, एक बेसिक क्वेश्चन। चलेंगे, डन। ओके जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक बेसिक क्वेश्चन ताकि आपको तीनों के दरमियान फर्क पता चले, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बहुत सारी चीजें इसके अंदर गिवन है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन, कैलकुलेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। चलिए जरा कैलकुलेट करिए, जरा कैपिटलाइजेशन बताइए, कैपिटल स्ट्रक्चर बताइए और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बताइए। कैपिटलाइजेशन में दोनों आते, इक्विटी शेयर्स प्लस डिवेंचर्स। ठीक है, डन। 61,000 आपने क्या किया, आपने दोनों शेयर्स उठा लिए, 50 प्लस 55, 55 प्लस 6 बिकम, इसको हमने कुछ इस तरह से किया ताकि हम इसका रेशियो भी साथ साथ प्रोपोर्शनेट अमाउंट के साथ निकाल लें। हमने कहा जनाब इक्विटी शेयर 50,000, प्रेफरेंस शेयर 5,000, डिवेंचर 6,000, टोटल कैपिटलाइजेशन इज 61,000। दिस 61,000 इज कंप्राइजेस 82% ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैसे किया, 50,000 को डिवाइड कर दिया किससे, 61,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 8% कैपिटलाइजेशन थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स एंड 10% कैपिटलाइजेशन थ्रू डिवेंचर्स। पॉइंट्स को मैंने राउंड ऑफ कर दिया ताकि आंसर जो है वो एक कॉमन उसमें आ जाए। नेक्स्ट करिए जरा,
The next one is capital structure. Find out the capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर में एक चीज का इजाफा हो जाता है और वो कौन सा है? रिटेन अर्निंग। तो 61 पहले से था, 4000 इसके अंदर और आ जाएगा, तो दैट शुड बिकम 65,000। उसकी भी हमने प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट कर ली, साथ साथ एक चीज का इसमें इजाफा कर दिया। 61 पहले से था, रिटेन अर्निंग इसमें और डाल दी। देन द लास्ट वन इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में करंट लायबिलिटीज भी क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो करंट लायबिलिटीज अगर आपके पास याद हो तो हमारे पास दो थी, बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल्स। तो 65 + 5 दैट शुड बिकम 70,000। इसका मतलब टोटल जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो 70,000 पे चला जाएगा। ये दोनों मिला के बिल्स पेबल और ट्रेड पेबल्स दोनों ही करंट लायबिलिटी है, तो दोनों को हमने इसमें प्लस कर लिया, तो 65 + 5 बिकम 70, और साथ में इसका हमने प्रोपोर्शनेट अमाउंट भी जो है वो कैलकुलेट कर लिया, तो दैट बिकम 70,000, 100% फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। डन हो गया। सो इस छोटे से सवाल में सिर्फ आपको ये बताया कि किस तरीके से कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कंपनी का। हमने जो आज चैप्टर करना है वो करना है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। ना हम कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे, ना हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम बात किसकी करेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको पता ही है 3 चीजें आती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी? इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट और रिटेन। तो हमने इन तीनों पे आज की क्लास में फोकस करना है और इन तीनों का ही एक ऐसा सेटअप बनाना है जिससे हमारा जो प्रॉफिट आए वो सबसे ज्यादा आए। अगर हम कॉमन शेयर्स इशू करेंगे तो हमने कॉमन शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। वो हमारी कंपनी के ऊपर कॉस्ट होती है, यू हैव टू पे डिविडेंड। अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो उनको एक फिक्स डिविडेंड क्या करना है? आपने पे करना ही करना है, जस्ट लाइक एन इंटरेस्ट। बट फर्क ये है कि वो इंटरेस्ट डेट नहीं होता बल्कि वो इक्विटी शेयर्स की तरफ होता है। इसका मतलब इक्विटी शेयर्स का या प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट है वो भी हमारी कंपनी के ऊपर क्या है? कॉस्ट है। अगर आप डिबेंचर्स इशू करेंगे तो डिबेंचर्स होल्डर को आपने क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। इसका मतलब जो उसका इंटरेस्ट है वो भी आपके ऊपर क्या है? कॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट आपके लिए एक कॉस्ट लेकर आते हैं। कॉमन स्टॉक डिविडेंड की कॉस्ट लेकर आता है, प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड की कॉस्ट लेकर आता है, और डिबेंचर्स इंटरेस्ट की कॉस्ट लेकर। हमारी कंपनी का या हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपनी कॉस्ट कम से कम करें ताकि प्रॉफिट हमारा ज्यादा से ज्यादा हो। और जिस चीज के ऊपर, जिस मिक्स के ऊपर ये कॉस्ट सबसे कम आ रही होती है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कैपिटल स्ट्रक्चर एट विच द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमने पहले कैलकुलेट की थी वैक, अगर आपको याद हो 3 इंस्ट्रूमेंट थे जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे थे तो हमने वैक कैलकुलेट किया था। तो उन्होंने कहा जनाब जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है वो उस वक्त है जब आपका वैक सबसे क्या आ रहा हो? कम आ रहा हो। कैपिटल स्ट्रक्चर इज मिनिमम एंड देयर बाय द वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। अगर आपकी कॉस्ट कम होगी तो डेफिनेटली फर्म की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा होगी। तो आपने एक ऐसा सेटअप बनाना है जिसके ऊपर आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है? सबसे कम आ रही है। वैक की जो कॉस्ट आ रही है वो सबसे मिनिमम आती है। अब इसको करने के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मे बी डिफाइंड एज द कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए that leads to maximum value of the firm, जिससे आपकी कंपनी का सबसे ज्यादा क्या हो? फायदा हो। अब मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, 20% डेट 80% इक्विटी, 40% डेट 60% इक्विटी, 50% डेट 50% इक्विटी। तो हम इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें हमारा जो वैक आ रहा हो, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट आ रही हो वो सबसे कम आ रही है। हमें 2 ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज
मिनिमाइज मैक्सिमाइज दी वैल्यू ऑफ द फर्म। हमें पहला ऑब्जेक्टिव ये रखना है कि हमारी कंपनी की वैल्यू सबसे ज्यादा हो और मिनिमाइज दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, और अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो, सबसे कम। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कॉस्ट को कम कर देंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। कॉस्ट बढ़ाएंगे, वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। सो वी हैव टू ऑब्जेक्टिव्स इन आवर माइंड। हमने एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है जिसके ऊपर हमारी कंपनी की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही हो, और ये वैल्यू उसी वक्त सबसे ज्यादा आएगी जब आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगा। ये हमारी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है। आज की क्लास में आपको यही चीज सेट करना सिखाएंगे कि किस तरीके से एक चीज के चेंज होने से ओवरऑल वैल्यू के ऊपर फर्क आता है। डेट बढ़ाएंगे तो उससे क्या फर्क आएगा, इक्विटी बढ़ाएंगे तो उससे क्या फर्क आएगा। तो हमने इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन क्या करने हैं, हमने अप्लाई करने हैं। ठीक है जी, डन। अच्छा जी, कैपिटल स्ट्रक्चर्स बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का डिसाइड करना है तो हमारे पास 3 तरह के अप्रोचेस हैं। एक कहलाती, 2 है इसकी मॉडर्न अप्रोच जो आजकल इस्तेमाल हो रही है, और एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। The aim of effective capital structure is to maximize the value of the firm and to reduce the cost of capital. There are 2 major theories explaining the relationship between capital structure, cost of capital and the value of the firm. The first theory is called modern approach. मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। एक है हमारे पास नेट इनकम अप्रोच, दूसरी है हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच एक ही है, इसी में हमने काम करना है। ये तीनों अप्रोचेस लिख लें क्योंकि आपको ये 3 सवाल आपने करने हैं 1 बाय 1 करके। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का एक छोटी सी डायग्राम बना लें। चलिए स्टार्ट करें। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल अप्रोच फर्स्ट। मॉडर्न बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं जो चला आ रहा है, जो काफी अरसे से जिस पे काम हो रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच। ज्यादातर कंपनीज इसी ट्रेडिशन क्या कर रही होती है, फॉलो कर रही होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है जनाब, इट इज अ मिक्स ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जो आजकल मॉडर्न दौर में दोनों को अलग अलग कर दिया गया, इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट अप्रोच। जब इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि दोनों का मिक्स से बनती है। According to traditional approach, mix of debt and equity capital can increase the value of the firm. ये कहते हैं जनाब कि अपना जो मिक्स है 40%, 60%, 20%, 80%, जिससे भी आपने अपनी इक्विटी को सेट किया हुआ है, इसके चेंज करने से आपकी फर्म की वैल्यू में क्या आता है, चेंज आता है। इसको आप चेंज करेंगे, फर्म की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। Can increase the value of firm by reducing overall cost of capital up to a certain level of debt. एक खास हद तक अगर आप डेट को रखेंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो फिर ये काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। लेकिन एक खास हद तक अगर आप डेट को मेंटेन करें तो आपकी वैल्यू में क्या आ सकता है, कंपनी की वैल्यू में फर्क आ सकता है और आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है, सुनिएगा, कि आप अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है जी, कैसे चेंज होगी? देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ फंड्स यूज्ड बाय अ फर्म।
इसकी पहली असम्पशन ये है कि आपकी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ दो ही सोर्स ऑफ फंड्स हैं। कौन कौन से? डेट और इक्विटी। ना आपके पास रिटेन अर्निंग है। रिटेन अर्निंग क्या होती है? जो प्रॉफिट हम रोक लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। पहली चीज उन्होंने बताई कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो सोर्स ऑफ फंड हैं, रिटेन अर्निंग मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? द फर्म्स पे 100% ऑफ इट्स अर्निंग एज डिविडेंड। क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम जितना भी कमाएंगे वो सब का सब क्या कर देंगे? डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई प्रॉफिट हम होल्ड नहीं करेंगे। तो ये दो अजम्पशन हम लेके चलते हैं। पहली अजम्पशन कि हमारे पास सिर्फ दो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, इक्विटी एंड डेट। रिटेन अर्निंग नहीं है। रिटेन अर्निंग क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो भी कमाते हैं वो सारा का सारा क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड की फॉर्म में। क्लियर? कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस बाय यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। किसी भी कंपनी की वैल्यू का अंदाजा उसके प्रॉफिटेबिलिटी से होता है। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। एक कंपनी है वो 5 रुपए पर शेयर कमाती है और उसी का कंपटीटर है वो 8 रुपए पर शेयर कमाता है। सो विच कंपनी हैज द हाईएस्ट वैल्यू? 8 रुपए वाली पर शेयर है। एक 5 रुपए अर्न कर रहा है, एक 8 रुपए अर्न कर रहा है। हो सकता है कि जो 8 रुपए अर्न कर रहा है उसकी फर्म की जो है वो साइज छोटा हो, इक्विटी भी कम हो, बट उसका पर शेयर का प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि उस कंपनी की वैल्यू ज्यादा है, इस कंपनी की वैल्यू कम है। मार्केट में उस कंपनी के शेयर प्राइस ज्यादा होंगे, इस कंपनी के शेयर प्राइस कम होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनी ज्यादा अर्न करती है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट में शेयर प्राइसेस भी क्या हो जाती है? उस कंपनी की बढ़ जाती है। तो इन्होंने कहा जनाब अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो वैल्यू निकालने के लिए आपने किस पे फोकस करना पड़ेगा? ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर के। और रूल ये है कि जिसकी अर्निंग ज्यादा उसकी वैल्यू भी ज्यादा। अब इन्होंने यहां पर आपको छोटा सा काम दिया। इन्होंने कहा जनाब कि कुछ मल्टीपल केसेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए सबसे सूटेबल वैल्यू कौन सी है। ABC Limited needs 3 million for the installation of a new factory. हमें 3 मिलियन की जरूरत है, 30 लाख की जरूरत है एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए। The new factory expects to yield annual earning before interest and tax of rupees 5 लाख। जब ये नई फैक्ट्री लग जाएगी तो उससे हमें सालाना कितनी आमदनी होगी? 5 लाख की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इसमें इंटरेस्ट भी अप्लाई नहीं हुआ है और इस पर टैक्स भी अप्लाई नहीं हुआ है। इन चूजिंग अ फाइनेंशियल प्लान, अब आप एक कंपनी के मैनेजर हैं जिसकी ये 30 लाख की आपने इसकी फाइनेंसिंग क्या करनी है? अरेंज करनी है। बीइंग ए फाइनेंशियल मैनेजर अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ABC Limited has an objective of maximizing earning per share। अब हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि आपने ईपीएस क्या करनी है? ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक ऐसा प्लान चूज करना है जिसकी ईपीएस सबसे ज्यादा हो। द कंपनी प्रोपोजिंग टू इश्यू ऑर्डिनरी शेयर एंड रेजिंग डेट ऑफ रुपीज 3 लाख, 10 लाख और 15 लाख। हमने 3 सिचुएशंस रखी हैं। टोटल कितना पैसा चाहिए? 30 लाख। पहली सिचुएशन ये है कि हम डेट कितना लेंगे? 3 लाख। तो इक्विटी कितनी चाहिए होगी? 27 लाख की। टोटल कितना पैसा चाहिए? 30 लाख। अगर हम 3 लाख का डेट इश्यू कर देंगे तो बाकी हमें किससे कवर करना पड़ेगा? इक्विटी से। तो इक्विटी कितनी चाहिए होगी? दूसरी सिचुएशन ये है कि हम 10 लाख का क्या इश्यू कर दें? डेट। तो इक्विटी कितनी चाहिए होगी? तीसरी सिचुएशन ये है कि हम 15 लाख का डेट इश्यू कर दें तो इक्विटी कितनी चाहिए होगी? तो इसका मतलब हमारे पास 3 प्रपोजल्स हैं कि हम इन 3 प्रपोजल्स को फॉलो कर सकते हैं। द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 250। अभी जो मार्केट में शेयर प्राइस चल रही है वो क्या चल रही है?
and is expected to drop to rupees 200 if the funds are borrowed in excess of rupees 12 lakh. अगर हमने 12 लाख से ज्यादा डेट लिया तो हमारी शेयर प्राइस मार्केट में क्या हो जाएंगे, और 250 से कम होकर कितने पर आ जाएंगे. इसका मतलब ये वाली कंडीशन इन दोनों केसेस पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहां पे आप 3 लाख का डेट है और यहां पे कितने का डेट है, 10 लाख. ये कंडीशन सिर्फ किस पर अप्लाई हो रही है, 15 लाख. अगर आपने 12 लाख से ज्यादा का डेट इशू किया तो शेयर प्राइस 250 से कम होकर कितने पर आ जाएगी, 200 पे. यानी फिर आपको 200 रुपए पर पे शेयर क्या करने पड़ेंगे, इशू. फंड्स कैन बी रेज एट दी फॉलोइंग रेट. अगर आप 3 लाख रुपए का फंड यूज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 8% के हिसाब से. अगर आप 3 लाख से लेकर 14,99,999 तक का डेट इशू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, और अगर आप 15 लाख या उससे ऊपर करेंगे तो आपका रेट क्या हो जाएगा इंटरेस्ट का, 15%. अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ, कंपनी 50% के टैक्स ब्रैकेट के अंदर है. एडवाइज द कंपनी. आप बताइए जरा कौन सी इन तीनों में सिचुएशंस में हमारे लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि हम ईपीएस हाईएस्ट लेके चलें. क्लियर होगी बात, सवाल समझ में आया आप लोगों को. चलिए सवाल समझेंगे तो फिर आगे आंसर भी समझेंगे. 3 सिचुएशन है, 3 लाख का डेट, 27 लाख की इक्विटी, 10 लाख का डेट, 20 लाख की इक्विटी, 15 लाख का डेट, 15 लाख की इक्विटी. वन बाय वन करके हम तीनों केसेस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हाईएस्ट ईपीएस किस पे आता है. जिस पे हाईएस्ट ईपीएस आएगा उसी प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा. बाकी 2 प्रोजेक्ट्स क्या कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे. एक केस मैं करवा रहा हूं, एक केस आप लोग करेंगे, 2 केस. चलिए शुरू करते हैं. पहला केस, सबसे पहले जनाब पहला केस, अमाउंट ऑफ डेट. कितना डेट इश्यू करना है, 3 लाख. बिल्कुल सही कहा. नेट इनकम कितनी आ रही थी, सब कुछ हटा उठू के नेट इनकम आ रही थी 5 लाख. ये क्वेश्चन में आपको गिवन था कि जो नई फैक्ट्री लगेगी वो आपको 5 लाख की ईबीआईटी प्रोवाइड करेगी. दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. 3 लाख का अगर आप डेट लेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना है. पहले केस में 8% है, दूसरे केस में 10% है, तीसरे केस में 15% है. ठीक है, तो मैंने एक ही पेज पे सारा सॉल्व कर रहा हूं. तो इसका मतलब 3 लाख के ऊपर आपने कितना डेट देना है, 8% कितना बन जाएगा, ये आ गया 24,000. इंटरेस्ट निकल गया. आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट. 5 लाख में से 24,000 निकल गए, 476. कंपनी टैक्स कितने ब्रैकेट में थी, 50% का टैक्स ब्रैकेट था. 50% इसमें से जनाब टैक्स पे करना पड़ेगा. तो टैक्स एक्सपेंस आपका आ गया कितना, 238. तो अर्निंग जो अवेलेबल होगी कॉमन शेयर होल्डर्स को वो कितनी होगी, 2,38,000. अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. यहां तक बताएं कोई मसला. अच्छा जी, मार्केट में शेयर प्राइस क्या चल रही थी, 250, और आपने 27 लाख की इक्विटी जनरेट करनी है. तो कितने नए शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, 10,800. फाइनेंसिंग थ्रू इक्विटी हमको चाहिए 27 लाख की, जिसके लिए हमें मार्केट वैल्यू के लिए शेयर इशू करने हैं 250 पे. तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आप कितने इशू करेंगे, 10,800. ईपीएस अर्निंग पर शेयर, टोटल प्रॉफिट है 2,38,000. टोटल शेयर हमने कितने इशू किए हैं, 10,800. तो बताइए एक शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ, 22 पॉइंट. लिख लीजिए जरा नीचे. और जरा बाकी के 2 केसेस इसी के सामने सॉल्व करें. ईपीएस निकालिए जरा दोनों केसेस की. क्वेश्चन ओपन कर दूं, पहले यहां तक कॉपी कर लें फिर क्वेश्चन ओपन कर देता हूं. ये वाली ये सही है, सही है. 27 लाख को डिवाइड कर दिया 250 से. हमने 27 लाख की इक्विटी जनरेट करनी है,
और मार्केट में जो नए शेयर फेंकेंगे वो कितने के फेंकेंगे, तो हमें कितने नए शेयर डालने पड़ेंगे, 10,800 के। प्रॉफिट कितना था, डिवाइड कर देंगे 10,800 से, तो एक शेयर का प्रॉफिट हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलें तो सेकंड वाला स्टार्ट करें। सेकंड वाले का रूल क्या था, सेकंड वाले की 10 लाख की इक्विटी थी, तो फाइनेंसिंग कितने की होगी, इक्विटी सॉरी 10 लाख का डेट था, तो इक्विटी कितने की होगी, 20 लाख की होगी। शेयर प्राइस अब भी कितने पे रहेगा, 250 पे, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, 10%। चलेगा, कैलकुलेट करें, ईपीएस निकालें केस नंबर 2 का। ये वाला पूरा, अभी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट कर लें सारे। जी, नेट इनकम सब में 5 लाख है। ट्वेंटी 28। चलें देखते हैं, 2 मिनट देते हैं, बाकी लोग भी कंप्लीट कर लें, आंसर टेली करते हैं। चलिए लेट्स कंफर्म केस नंबर 2। केस नंबर 2 जो आपने स्टार्ट किया होगा वो 10 लाख के डेट से स्टार्ट किया होगा। प्रॉफिट रिमेन सेम, दिस टाइम द इंटरेस्ट बिकम 10%। 10 लाख का 10% हो जाएगा लाख। नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट इज 4 लाख। टैक्स ब्रैकेट 50%, 2 लाख। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट इज, जब 10 लाख की आपने डेट कर लिया तो फाइनेंसिंग कितने की होगी, इक्विटी की 20 लाख की, 250 का पर शेयर है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 लाख को 8,000 से, तो ये हो जाएगा आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख ली होगी आपने ईपीएस की। केस नंबर 3 में डेट आपने कितने का लिया, 15 लाख का। नेट इनकम अभी भी 15, बट दिस टाइम इंटरेस्ट कॉस्ट इज 15%। 2,25, 2,75 का 1,37,500। लेकिन अब आपने एक बात नोट की थी कि उन्होंने कहा था कि अगर आप 15 लाख या उससे ऊपर का अगर आप डेट लेंगे तो शेयर प्राइसेस मार्केट में ड्रॉप हो जाएंगी और कितने पर आ जाएंगी, तो आप न्यू शेयर्स कितने इशू करेंगे, न्यू शेयर्स 7,500 न्यू शेयर्स, सही है, 7,500 न्यू शेयर्स। अब निकालते हैं तीनों की ईपीएस
EPS is income available to shareholders divided by number of shares. इनकम अवेलेबल कितनी है? 238. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सो जो पहली EPS आएगी वो आएगी 22.03. जी यही ना, इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. 2 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? तो ये EPS बनती है 25. और 1,37,500 को किससे डिवाइड करेंगे? 7,500 से. तो ये इनकम बनती है 18.33. तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है आपकी? 10 लाख. क्योंकि हमने ये बात देखी थी ट्रेडिशनल अप्रोच में, उन्होंने ये कहा था कि जिसकी EPS ज्यादा होती है उसी कंपनी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होती है. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, द हाईएस्ट EPS इज 10 lakh debt and 20 lakh through equity. तो इसमें जो आपकी EPS आएगी ये हाईएस्ट आएगी 25 रुपीज से. ठीक है जी, डन. एनी क्वेश्चन? तो सबसे पहली चीज आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में यही बताई, यही सिखाई. जी बोलिए. यस, केस नंबर 2 अगर आपसे पूछा जाए, बताइए इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, विच केस डू यू प्रेफर, एडवाइस द कंपनी. तो डेफिनेटली आपकी एडवाइस क्या होगी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, क्योंकि हम EPS को फॉलो करते हैं और जिसकी EPS ज्यादा होती है उसी की वैल्यू ऑफ द फर्म भी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है. तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रेफर केस नंबर 2 जिसमें हाईएस्ट EPS दे रही है 25. डन हो गया. ओके, नाउ ट्रेडिशनल अप्रोच में कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा हम काम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर के. अगर हमसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को दी जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैसे निकालनी जाती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म भी कहा जाता है, कि किस तरीके से कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो पता चलेगी कि इस वक्त कंपनी के पास जो भी चीजें हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है. कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम XYZ कंपनी. कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? 1 लाख. और टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी में कितनी हुई है? 5 लाख. यानी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप 1 लाख का प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं. इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इफ द फर्म यूजेस नो डेट, दैट इज कॉल्ड 10%. If the firm uses 2 lakh uses rupees 2,50,000 debenture, that is called 11%. Or if the firm uses rupees 4 lakh debentures, that is 13%. ये इंटरेस्ट रेट है. ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट बेसिकली ये बताता है कि आपकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म किस तरीके से कैलकुलेट होती है. Assume that rupees 2,50,000 debentures can be raised at 6% rate of interest, whereas rupees 4 lakh debentures can be raised at 7% rate of interest. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? इन्होंने कहा कि अगर आप 2.5 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और अगर आप 4 लाख के डिबेंचर इशू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 7% रेट पे होगा. कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म. आप कह रहे हैं जनाब इस वक्त बताइए कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? वैल्यू ऑफ द शेयर्स, इस वक्त शेयर की वैल्यू क्या चल रही है, एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. और कंपनी के ऊपर इस वक्त क्या वैक चल रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चल रही है. ये 3 चीजें क्या करनी है आपने, इससे फाइंड आउट करनी है. सो अगेन वी हैव 3 ऑल्टरनेटिव्स, alternative 1, alternative 2 and alternative 3. The first is if company uses no debt. यहां पे लिखा हुआ है अगर आप देखें, if the firm uses no debt, तो हमारी इक्विटी का जो कैपिटलाइजेशन रेट होगा वो कितना होगा? 10%. अच्छा, कैपिटलाइजेशन क्या होती है थोड़ा सा देख लें. कैपिटलाइजेशन ये होती है कि आपकी फ्यूचर गुडविल या फ्यूचर मार्केट वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप आज का 1 रुपया कल के 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए के बराबर है. दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द फर्म. आज आप जिस जगह स्टैंड कर रहे हैं, आज से 5 साल के बाद आप कहां स्टैंड करेंगे, अगर हम इसकी आज की प्रिडिक्शन करें तो वो कहलाता है आपका कैपिटलाइजेशन रेट. कंपनी अपनी ग्रोथ को एक्सपेक्ट करती है कि हम फ्यूचर में किस रेट से क्या करेंगे, ग्रो
करेंगे, 10% से करेंगे, 11% से करेंगे, 13% से करेंगे, और उसी ग्रोथ रेट को, एक्सपेक्टेशन को करते हुए वो अपनी क्या निकालती है, वैल्यू निकालती है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक, उनका वर्ल्ड बैंक या IMF उनका क्या निकालता है, उनका ग्रोथ रेट निकालता है कि यार ये पाकिस्तान जो है, इसकी इकोनॉमी अगले 10 साल में 5% से क्या करेगी, ग्रो करेगी, तो हम इनको इतना लोन दे सकते हैं, इससे ज्यादा लोन उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते। इंडिया जो है वो 8% से ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर रेट्स लोन्स के क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, उनको ज्यादा लोन मिल सकता है। तो हम अपनी फ्यूचर ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। उस चीज को कहा जाता है वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है, मार्केट वैल्यू देखते हैं जरा एक छोटे से सवाल से। पहला केस हम कह रहे हैं, इफ द फर्म यूजेस नो डेट, कोई डेट नहीं ले रहे हैं हम, सारी की सारी के क्या कर रहे हैं, इक्विटी के साथ करते हैं। 3 केसेस है हमारे पास, 0, 2,50,000 और 4 लाख। ये हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट, ऑपरेटिंग इनकम कितनी कितनी दी हुई थी, 1 लाख ईच। ठीक है जी, तीनों केसेस के अंदर आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, 1 लाख है। इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर हम नो डेट करेंगे तो कॉस्ट के ऊपर भी जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर हम 2.5 लाख का डेट लेंगे, 2.5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, और अगर हम 4 लाख का डेट लेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या है, 7%। तो हमने जनाब तीनों की इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो देख ली, 0%, 6% और 7%। तो निकालिए कॉस्ट तीनों की कितनी कितनी बनती है। तो फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली 0, nil, क्योंकि जब आपने कोई डेट ही नहीं लिया तो आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं करना। सेकेंड वन इज 2.5 लाख का डेट है और 6% आपने देना है, तो 2.5 लाख का 6%, 1 लाख का नहीं, 2.5 लाख का 6%। डेट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इनकम पे नहीं लगता। हाउ मच, नहीं भाई, डेट का 6%, दैट इज 15,000। नेक्स्ट वन, 4 लाख का 7% जो इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर, 28,000। तो सबसे पहले जनाब हम लोगों ने इंटरेस्ट इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आंसर आएगा नेट इनकम आफ्टर इंटरेस्ट। पहली वाली कितनी, 1 लाख, दूसरी 85, एंड थर्ड वन 72 नहीं होगी, अच्छा जी। अब यहां पर आके 1 मिनट के लिए रुकिए जरा। हमने इनकम को कैपिटलाइज करना है, फ्यूचर को कैपिटलाइज करना है इनकम को सामने रखते हुए। ठीक है जी, 1 लाख पे है और साथ साथ आपको इन्होंने यहां पर इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट भी दिया हुआ है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अगर नो डेट है तो हम इसको किससे कैपिटलाइज करेंगे, 10% से। अगर 2.5 लाख है तो कितने से करेंगे, 11% से। और अगर 4 लाख है तो हम कितने से करेंगे, 13% से। तो हम इन तीनों का कैपिटलाइजेशन रेट मेंशन कर देते हैं, 10% इन द फर्स्ट केस, 11% इन द सेकंड केस, एंड 13% इन द, डन हो गया। नाउ फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। चाहिए मुझे, अच्छा जी देखिएगा जरा कैपिटलाइजेशन रेट को कैसे अप्लाई किया जाएगा। 10% की नॉर्मल वैल्यू होती है 10/100। ठीक है जी, हमने क्या करना है कि हमने इसको सामने रखते हुए फ्यूचर में मार्केट वैल्यू क्या होगी शेयर्स की वो निकालनी है। तो हम कैपिटलाइजेशन रेट को, छोटे फैक्टर को बड़े फैक्टर में क्या करना है, चेंज करना है। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज 100/10। ठीक है जी, तो हमारी इनकम कितनी है, 1 लाख। फ्यूचर में मार्केट वैल्यू में क्या वैल्यू होगी, तो सिंपल आपने क्या करना है,
कि 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देना है 100/10 से, रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हमें वैल्यू ऑफ द शेयर्स पता चले। तो 1 लाख को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100/10 से, यानी कि 10% का रेसिप्रोकल। 11% का क्या हो जाएगा? वेरी गुड। और 13% का क्या हो जाएगा? 100/13। तो फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, निकालिए जल्दी जल्दी। The first one is no. 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, 1 मिलियन। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ रही है आपके पास 1 मिलियन फ्यूचर में। नेक्स्ट वन, $727 ये इसकी फ्यूचर की मार्केट वैल्यू इस वक्त। द लास्ट वन बिकम $553,846। नहीं, अभी हमने नहीं किया, अभी हमें वैल्यू निकालने के लिए इसमें फिर अभी तो आपकी किसकी वैल्यू आई है? सिर्फ शेयर्स की आई है। अब इसमें हम टोटल वैल्यू निकालने के लिए इसमें अपना डेट हमने लिया उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने डेट भी उठाया हुआ मार्केट से। तो फर्स्ट केस में हमने कोई डेट नहीं उठाया था, तो डेट बिकम 0। सेकंड केस में हमने कितना डेट उठाया हुआ है? 250, यानी शेयर्स हमारे पास 7,72,000 के, और डेट इसमें आगे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, कितने का? 2,50,000 का। थर्ड केस में लाजमी, क्योंकि वैल्यू जो बनती है वो डेट प्लस इक्विटी से बनती है। याद है कैपिटलाइजेशन में हमने कहा था 2 चीजें ऐड करते हैं, शेयर्स और डेट। तो हमने दोनों को क्या करना है? फिर इसके अंदर ऐड करना है, तभी हमको पता चलेगा कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कंपनी की कितनी है। नेक्स्ट वन इज डेट वापस तो करना होगा, लेकिन अल्टीमेटली इसी पैसे से तो हम क्या करेंगे? अपना बिजनेस करेंगे। 7,72,000 के शेयर है और 2.5 लाख का क्या है? डेट है। तो हमारे पास जो टोटल बिजनेस करने के लिए पैसा अवेलेबल होगा वही हमारी वैल्यू होगी कंपनी की। तो द वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, द फर्स्ट केस इज 1 million, but in the second case it will become 1,22,727, and in the third case it is 953,846। तो हमने क्या किया? हमने ओवरऑल क्या निकाल ली? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, कि हमारी इस वक्त मार्केट वैल्यू तीनों केसेस में क्या आ रही है। नाउ द सेकंड पार्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारा मेन काम है। जिसकी ये सबसे कम होगी उस पे वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय, सवाल में याद करें हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी? डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, पहली निकालें क्या बनती है? क्या चीज? नहीं, अब तो हमने वो निकाल लेना, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो चीजें सवाल में उन्होंने दो चीजें पूछी थी, ये देखिएगा फिर से। कंप्यूट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप किया है, अभी हमने सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताइए जरा पहली क्या आई? 10%। ये आंसर परसेंट में आता है क्योंकि आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं। तो द फर्स्ट आंसर इज 10%। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? नहीं, net operating income is 1 lakh, market value is 10,22,000,
9.76 कर दिया मैंने इसको राउंड ऑफ करके। $10.48। अच्छा जी, अब यहां पे आपने देना है कंक्लूजन, विच प्लान इज सुटेबल। सेकेंड वन, बिकॉज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। जब कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी तो वैल्यू सबसे, और ये चीज यहां पे प्रूफ भी हो रही है, जब कॉस्ट सबसे कम है तो वैल्यू सबसे ज्यादा है, दैट इज 10, 22, 7 to 7। अगर कभी एग्जाम में सवाल आ जाए जनाब कि विच प्लान यू हैव टू प्रिफेयर, तो आपने दो बातें याद रखनी है, एक तो कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए और एक वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। वैल्यू निकालने का तरीका आपको बता दिया है, मार्केट वैल्यू में डेट क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इन दोनों चीजों को जब प्लस कर लेंगे तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पता चल जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास इनकम आ रही है उसको कैपिटलाइजेशन के रेसिप्रोकल से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया 100/10 से, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ी। ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई मसला? ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको दो चीजें कराई। सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ईपीएस निकालना सिखाया कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है। इसका रूल ये था कि जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा होगा उसी प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी चीज आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सिखाई कि अगर आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू जाना है तो रूल ये है कि जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगा उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच यहां पर एंड हुई, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, मॉडर्न अप्रोच में दो अप्रोचेस थी, कौन कौन सी? बिल्कुल सही, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में ये कहते हैं कंपनी जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी, ईपीएस नहीं, जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी वो फाइनेंशियल मिक्स या वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमको चाहिए जिसमें हमारी इनकम क्या आ रही हो, मैक्सिमम आ रही हो। नेट इनकम अप्रोच इज सजेस्ट बाय डुरांट, ये हमारे एक और कोई साथ थे। अकॉर्डिंग टू हिज दिस अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ फर्म। इन्होंने कहा जनाब कि आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट करता है कंपनी की वैल्यू पे, करता है, ठीक है जी। इन्होंने कहा कि आप जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर रखेंगे उससे आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होगी। यानी आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, फर्म की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर leads to corresponding change in overall cost of capital। यानी आप जब चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगी, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी तो कंपनी की मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, एज वेल एज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अभी हमने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज करने से मार्केट की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूज मोर डेट फाइनेंस। इनका कहना यह है कि आप इक्विटी कम रखें और ज्यादा बिजनेस किस पे चलाएं, डेट पे चलाएं। इनका कहना यह है कि डेट इज चीपर। जितना कंपनी पे डेट ज्यादा होगा रिस्क तो बढ़ेगा लेकिन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, ज्यादा होगी। तो अगर आपने बेस्ट अप्रोच रखनी है तो डेट ज्यादा यूज करें और इक्विटी कम यूज करें। इनका कहना यह है, इसी बात को हम प्रूव भी करेंगे कि क्या वाकई डेट इज चीपर देन इक्विटी और नॉट। रिड्यूस द ओवरऑल, यूज मोर डेट फाइनेंस टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उन्होंने कहा जनाब आप डेट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कम से कम हो, और जब ये कम से कम होगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो इनका कहना यह है, दो बातें इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन से इफेक्ट करती है आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। पहली बात उन्होंने ये कही, इफेक्ट करती है। दूसरी अप्रोच हम करेंगे उसमें ये मना कर देंगे कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रखें उससे मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरी बात उन्होंने ये कही, इन्होंने कहा कि आप डेट को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, यूज करें, बिकॉज डेट इज चीपर, डेट सस्ता होता है, इंटरेस्ट सस्ता होता है और एक ना एक दिन उतर भी जाता है। अगर आप 10 लाख का लोन लेंगे तो एक ना एक दिन आप लोन पे ऑफ कर देंगे और वो एसेट आपका अपना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इक्विटी इश्यू कर दी तो अब वो जिंदगी भर आपकी बैलेंस शीट में क्या रहेगी, मौजूद रहेगी। अब आपने उसको हर साल डिविडेंड जो है वो पे आपने करना है। इस वजह से डिविडेंड एक ज्यादा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बनती है एज कंपेयर टू किसके, डेट के। नुकसान क्या है डेट का, ये तो फायदा हो गया कि एक ना एक दिन डेट क्या हो जाता है, पे ऑफ हो ही जाता है। नुकसान इंटरेस्ट, चाहे आपके अंदर इंटरेस्ट पे करने की ताकत हो या ना हो, यू हैव टू पे दी इंटरेस्ट। ठीक है जी। जैसे हम पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं आपको कि हमारा जो मेजर रेवेन्यू जितना कमाते हैं उसका 92% डेट सर्विसिंग में क्या हो जाता है, हमारा चला जाता है। डेट सर्विसिंग इज अ मिक्स ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड डेट सर्विस। तो हमारी जीडीपी का 92% वी आर यूजिंग फॉर डेट सर्विसिंग, इंटरेस्ट प्लस दी प्रिंसिपल अमाउंट दैट वी हैव टू पे बैक। तो आपके पास आपकी इकोनॉमी में टोटल अमाउंट जो रह जाती है इन्वेस्ट करने के लिए, वो कितनी रह जाती है, सिर्फ 8%। डेफिनेटली उस 8% से हम अपने मुल्क नहीं चला सकते, तो डेफिनेटली फिर क्या करना पड़ता है, उस लोन को पे ऑफ करने के लिए फिर आपको मजीद जो है वो लोन लेना पड़ता है। आईएमएफ की तरफ जाते हैं, आईएमएफ जाता है तो डेफिनेटली यू हैव टू, जो उनकी शराइत होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो आपने मीट करनी होती है, क्योंकि उनकी पूरी स्टडी है कि अगले साल 5 साल के आपके रेवेन्यूज क्या हैं। कल सुन रहे हैं नया मिनी बजट आ रहा है मार्केट के अंदर, डेफिनेटली प्राइसेस वैसे ही आपकी इतनी हाइप हो चुकी हैं, अब मिनी बजट कल सुन रहे हैं मार्केट में आ रहा है, तो फिर उससे देखते हैं क्या होता है। तो उसके वजह से क्या होगा, डेफिनेटली ये चीजें, अब आप मजीद इन्फ्लेशन की तरफ जो है वो जाएंगे और सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। खैर आगे चलते हैं। तो जनाब नेट इनकम अप्रोच करते हैं सॉल्व जल्दी से, फिर उसके बाद हमारे पास ब्रेक है 5 मिनट के बाद, जितना कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हो जाए, बल्कि फिर आप ब्रेक से आइए फिर एक साथ ही करते हैं। डॉलर 180 तक पहुंच चुका है, 180 तक पहुंच चुका है आपका डॉलर। ये आपको मार्च या अप्रैल तक आपको ये 200 पे नजर आएगा। उठाने का भी क्या फायदा है जब आपके पास इतना, अब आप 180 पे उठाओगे तो फिर 200 मार्केट वैल्यू आपके रुपए की वैसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। 180 पे उठा के अगर 200 रुपए बेचा भी तो आपको 200 मिलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बिटकॉइंस। यार मैंने कभी बिटकॉइन पे आज तक ना कभी स्टडी की, ना रिसर्च किया, ना मुझे इस चीज ने कभी मोटिवेट किया, लेकिन यह है कि आजकल ज्यादातर लोग इस पे काम कर रहे हैं और फिर नीचे भी हो जाते हैं, फिर डबल। अभी परसों एक बात हो रही थी, स्टूडेंट ने 4 लाख रुपए लगाए थे, सिर्फ 27,000 रुपए वापस मिले, और ये पूरे एक डेढ़ हफ्ते की कहानी है। 4 लाख रुपए लगाए थे, 27,000 रुपए वापस मिले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर। सो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने और अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मस्ट गो टुवर्ड्स स्टॉक्स, मस्ट गो टुवर्ड्स स्टॉक। गैम्बलिंग मत करें, और गैम्बलिंग हमेशा जो होती है वो समटाइम छक्के लग जाते हैं और समटाइम नहीं लगते। तो गो फॉर मोर ट्रेडिशनल अप्रोच, स्टडी है, चीजें हैं, स्टॉक मार्केट अभी बहुत नीचे है इस वक्त। चलिए ब्रेक करें आप लोग हाफ एन आवर का, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह हाफ एन आवर के बाद, यहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए सो लेट्स स्टार्ट अगेन। अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच देख ली थी कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर की ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने ये देखा था कि जो भी कैपिटल, जो मार्केट वैल्यू होती है कंपनी की, वो उसकी ईपीएस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जिसकी ईपीएस ज्यादा, अल्टीमेटली उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म भी ज्यादा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमने पहली अप्रोच देखनी है, दैट इज कॉल्ड नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में पहले हमने देखा था जनाब कि उन्होंने कहा था, जनाब डुरैंड साहब ने, ये उनकी इजाद करदा है ये, इन्होंने कहा था कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो उससे कंपनी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी वो इंपैक्ट करती है। Net income approach is suggested by Durant. According to this approach, the capital structure decision is relevant to the valuation of the firm.
In other words, a change in capital structure leads to corresponding change in overall cost of capital as well as the total value of the firm. According to this approach, use more debt finance. इनका कहना यह है कि जनाब आप ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करें, डेट यूज करें टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि डेट चीपर होता है, डेट सस्ता होता है, तो अगर आप डेट ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इन्होंने कहा जनाब नेट इनकम अप्रोच इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। ये अप्रोच उसी वक्त काम करती है जब हम 3 चीजों को अज्यूम करें। द फर्स्ट अजम्पशन इज देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स। इन्होंने कहा जनाब कॉर्पोरेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरी अजम्पशन ये है कि जनाब कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो चीपर है, सस्ता है, एज कंपेयर टू किसके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड द थर्ड वन इज द यूज ऑफ डेट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। नॉर्मली साइकोलॉजी इन्वेस्टर की यही है कि जिस कंपनी में डेट ज्यादा होता है अल्टीमेटली वो कंपनी क्या होती है, रिस्की होती है। अगर आप एक कंपनी को कंपेयर करें जिसमें 80% डेट है और 20% इक्विटी है, और एक कंपनी है जिसमें 20% डेट है और 80% इक्विटी है, तो हम ये कहेंगे कि जिसमें डेट ज्यादा है अल्टीमेटली उसमें रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई है। तो रिस्क फैक्टर जिसमें डेट ज्यादा होता है उसमें ज्यादा होता है, और अल्टीमेटली जब रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी क्या होते हैं, हमने ये बात कई दफा डिस्कस की कि हाई रिस्क मींस हाई रिटर्न्स। जितना रिस्क आप ज्यादा लेंगे अल्टीमेटली आपके रिटर्न्स भी उसी तरह से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिस्क ज्यादा उसी वजह से होगा जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होगी तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। तो उन्होंने कहा जनाब कि इन्वेस्टर जो है ना वो इस बात से डरता नहीं है कि ये कंपनी ज्यादा रिस्की है। उन्होंने कहा जनाब कंपनी का कोई रिस्क परसेप्शन डेट की वजह से चेंज नहीं होता। The use of debt does not change the risk perception of the investor. तो 3 बातों को हमने यहां पर assume करके चलना है। The first, there is no corporate tax. The second, the cost of debt is less than the cost of equity. And the third is, the use of debt does not change the risk perception of the investor. अगर आप मॉडर्न अप्रोच से कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालना चाहें तो उसके लिए आप एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला यूज करेंगे। The value of firm is equals to V is equals to S plus B। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच से अगर आप नेट इनकम अप्रोच यूज कर रहे हैं तो उससे हम एक बड़ी आसान से फॉर्मूले से कंपनी की, अभी बताते हैं आपको क्या S क्या है। फिलहाल फॉर्मूला लिखिए, V is equals to, V is the value of the firm, S is the market value of the equity यानी कि शेयर्स की मार्केट वैल्यू, एंड B is the market value of the debt। अच्छा जी, इससे पहले हम आगे बढ़े, इस वेडनेसडे आप लोगों की मेकअप क्लास है, मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है, नीचे अरेंज भी करवा दिया है सब कुछ। तो ये जो हमारी लास्ट वीक क्लास कैंसिल हुई थी संडे वाली, तो ये हमने इस हफ्ते लेनी है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। 3 जनवरी आपकी टेंटेटिव डेट आ रही है फाइनल एग्जाम्स की, तो इट मीन्स दैट कि हमने इस हफ्ते जो है वो हर हालत में, वरना फिर वो डेड वीक के अंदर फिर आपका मसला हो जाएगा। तो डेड वीक की तरफ मत जाएं ताकि आप लोग उसमें तैयारी करें फुल टाइम। तो इस हफ्ते हम लोग 2 क्लासें लेंगे, एक वेडनेसडे को 6 to 9, अगर आप इसको थोड़ा अर्ली करना चाहें 5 to 8 तो भी पॉसिबल है। मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि अगर 5 to 8 भी अगर आप लोग करना चाहें या 5:30 to 8:30 करना चाहें तो भी पॉसिबल है। 6 to 9 ही रखें, चलो। तो 6 to 9 वैसे टाइम मैंने यही लिखवाया है, 6 to 9 ही लिखवाया है। और हम विदाउट ब्रेक क्लास लेंगे, 6 बजे स्टार्ट करेंगे और 8:30 बजे खत्म करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं कहीं और से आऊँगा और मैं फुली एग्जॉस्ट होऊंगा, तो मैं जो है, और आप लोग भी डेफिनेटली हाफ एन आवर पहले खत्म करना चाहेंगे, तो हम बिल्कुल विदाउट ब्रेक क्लास लेंगे 6 to 8:30 और 8:30 पे इसको ऑफ कर लेंगे, ठीक है। और फिर अगली क्लास डेफिनेटली हमारी फाइनल होगी नेक्स्ट संडे को, जो हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें फिर आप लोगों से तमाम मार्क्स वगैरह के सिग्नेचर वगैरह लेनी है, तो वो संडे आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट, मेरा प्लान है कि इस हफ्ते मैं सारी चीजें वाइंड अप कर दूंगा। तो ये था हमारे जनाब वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म हमारे पास है B is equals to S plus B।
अच्छा जी, अब अगर आपने वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए एस और एक आपको चाहिए। अच्छा, अब एस कैसे निकालेंगे? एस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला। ये हमने जब पढ़ा था के ई के नाम से, एस इज इक्वल्स टू दैट इज द वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू नेट इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के ई इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये फॉर्मूला हम पहले भी एक दफा डिसाइड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। Here S is the market value of the equity. S को आप शेयर भी कह सकते हैं, S को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। S is the market value of equity, NI is the net income of the firm, and K is the equity capitalization rate, जिसको आप cost of equity भी कह सकते हैं। So ये तीन वैल्यूज हमको यहाँ पे चाहिए होंगी और इस फॉर्मूले से हम आंसर निकाल के अपनी मेन फॉर्मूले में पुट करेंगे और वहां से वैल्यू ऑफ द फर्म मालूम करेंगे। शुरू करें? चलें जी, शुरू का क्वेश्चन कराते हैं 4A। कंप्यूटेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म यूजिंग मॉडर्न अप्रोच दैट इज द नेट इनकम अप्रोच। छोटा सा सवाल है बिल्कुल। अ कंपनी एक्सपेक्ट्स अ नेट इनकम ऑफ रुपीज 1 लाख। नेट इनकम पता चल गई आपको। इट हैज 2,50,000 8% डिवेंचर। डेट पता चल गया आपको 2,50,000 8% के हिसाब से। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%. That is your equity capitalization rate. That is KE, equity capitalization rate. Calculate the value of the firm. Value of the firm निकालनी है, V is equals to S plus B. And overall capitalization rate according to net income approach, ignoring income tax. हम इसमें टैक्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि सवाल की assumption ही यही थी कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता, तो हमने जो है वो टैक्स को जो है वो इग्नोर कर देना है। अगर कभी सवाल में टैक्स आ भी जाए तो आपने ये लिखना है कि बिकॉज वी आर डूइंग मॉडर्न इनकम अप्रोच, और उसका अजम्पशन ही यही है कि उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, शुरू करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते हैं। शुरू करते हैं 1 बाय 1 करते हुए। सबसे पहले हमें चाहिए वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म हमें निकालने के सबसे पहले हमें चाहिए होगा वैल्यू ऑफ शेयर्स। नेट इनकम इज 1 लाख। पहले हम निकालेंगे नेट इनकम इसकी। नेट इनकम निकालने का तरीका बड़ा आसान सा, लेस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस। 2.5 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 20,000। तो अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स या नेट इनकम भी कह सकते हैं इसको आप, दैट शुड बी 80,000। डन हो गया। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 10% गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम यहां से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था एस का? एस इज इक्वल्स टू NI प्लस डिवाइडेड बाय KE। So market value of equity can be ascertained by S is equals to NI plus divided by, चलें वैल्यू पुट करें जरा, S की वैल्यू निकालिए। क्या बनी? 8 लाख आ रहा है। Okay, so let's see 80,000 divided by 10%, your answer is 8 लाख। तो वैल्यू ऑफ द शेयर्स हमने मालूम कर ली। इस कंपनी का इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ रही है कितनी? 8 लाख। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 8 लाख एट मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। डेट की वैल्यू क्या थी? 2,50,000। सो ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म बिकम, एनी इशू? सो हमने फॉर्मूला वही लिखा था, V इज इक्वल टू S प्लस B।
तो हमने इसको एज इट इज सॉल्व कर लिया, वैल्यू ऑफ द इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ द फर्म, आंसर इज 10,50,000। दोबारा बताइएगा। ठीक है, डन। ओके, सवाल पे अगर हम दोबारा देखें तो हमें दो चीजें कह रहे थे वो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म, ये हमने पहली चीज मालूम कर ली। द सेकंड थिंग इज ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, कि इस वक्त कंपनी का कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। सो हाउ टू फाइंड द कैपिटलाइजेशन रेट? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। अर्निंग्स कितनी थी हमारी, यहां पे हमें गिवन है, अर्निंग इज 10 लाख, 1 लाख, सॉरी, अर्निंग इज 1 लाख एंड वैल्यू ऑफ द फर्म हमने कितनी निकाली है। सो लेट्स डिवाइड 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,50,000 multiply by 100. So your overall cost of capital, that is denoted by KO. KO stands for overall cost of capital, which is also called weighted average cost of capital. That is equals to 9.52%. ठीक है जी, डन। सो मॉडर्न इनकम अप्रोच से अगर आपने वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है तो उसमें आपने ये दो स्टेप्स करने होंगे। पहले आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फिर उसको पुट करके टोटल वैल्यू, एंड देन उसके बाद ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसको आपने इस पे अप्लाई करना है। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ये आप लोगों ने खुद करना है। अभी मेरे सामने कह रहे हैं इफ द डिबेंचर डेट आर इंक्रीज टू 4 लाख। अभी डिबेंचर डेट कितना था, 2,50,000 था। कह रहे थे जनाब उसको बढ़ा के कितना कर दिया आपने, 4 लाख। What shall be the value of the firm and overall capitalization rate? तो बताएं जरा, अब कंपनी का वैल्यू क्या होगी। सब कुछ सेम है, सिर्फ डेट 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 4 लाख। मेरे पास आंसर नहीं है, आप लोग आपस में टैली करें। और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आ रही है, 1080, और पुरानी क्या आ रही थी, 1050, और अब आ रही है 10। पहले रेट क्या था, 9 पॉइंट, अब क्या हो गया। अच्छा जी, अब दो बातें प्रूफ करें, पहले कर लें, कंप्लीट कर लें सवाल।
ओके जी, सो दो बातें प्रूव करें। पहली बात, क्या डेट के चेंज करने से ओवरऑल वैल्यू पे फर्क पड़ा? पड़ा, ओवरऑल पड़ा, सिर्फ ये है आंसर। पहले कितना था हमारे पास 1050, अब कितना हो गया 1080। इसका मतलब जो डुरैंड ने बात की थी वो बिल्कुल सही की थी कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी चेंज हो जाएगी। ये पहली बात की थी उसने। दूसरी बात उसने ये की थी कि डेट चीप होता है, जितना डेट ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म उतनी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। पहले डेट था 2.5 लाख, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ रही थी 1050। अब डेट कितना कर दिया हमने 4 लाख, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो गई 1080। जैसे जैसे डेट बढ़ाते चले जाएंगे वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती चली जाएगी, और क्यों होती चली जाएगी, बिकॉज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। पहले हमारे ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी 9.5, अब आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9.2। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म हमारी क्या होनी शुरू हो जाएगी। तो डुरैंड की बात बिल्कुल सही है, उसने कहा जनाब डेट जो होता है वो एक चीपर सोर्स होती है। अगर आपने वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज करना है तो आप डेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन इसमें एक बात ख्याल रखें कि हमारा रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये कंपनी इस वक्त ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू दिस कंपनी, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें डेट जो है वो 4 लाख का है और पुरानी वाली में कितने का था 2.5 लाख का है। लेकिन हमने ये बात अज्यूम की हुई है कि हमारे इन्वेस्टर का रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम इस कंपनी को ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारा रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं है। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू 10,50,000 से। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट अप्रोच। जो हमने 3 अप्रोचेस की थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में 2 थी, नेट इनकम, और अब दूसरी तरफ जा रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। Another modern theory of capital structure is also suggested by Durand। ये भी जो है वो उन्होंने ही कही थी जिन्होंने पिछला काम किया था। This is just opposite to the net income approach। ये इसका बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। According to this approach, capital structure decision is irrelevant to the valuation of the firm। इन्होंने कहा जनाब कि अब पहले ही कह रहे थे कि बिल्कुल रेलेवेंट होते हैं, लेकिन अब ये इसमें कह रहे हैं कि ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होते, इररेलेवेंट हो जाते हैं। आप कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी रखें उससे वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी असम्पशंस चेंज हो जाएंगी। वहां पर उसकी असम्पशंस थी 3। पहली असम्पशन थी कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, दूसरी असम्पशन थी कि डेट चीपर है इक्विटी के मुकाबले में, तीसरी असम्पशन ये थी कि रिस्क का कोई जो है वो इन्वेस्टर के ऊपर जो है परसेप्शन चेंज। ये कह रहे हैं जनाब द ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट एट ऑल इफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। अब ये कह रहे हैं जनाब कि आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर या चेंज होने से नेट इनकम या वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। According to this approach, the change in capital structure will not lead to any change in overall total value of the firm। इन्होंने कहा जनाब कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज करने से कंपनी की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज वेल एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी मार्केट प्राइस भी वही रहेगी, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या रहेगा, वही रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजों को अज्यूम करना पड़ेगा। पहली चीज जनाब ये कह रहे हैं कि जो आप अज्यूम करें वो ये करें कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट। द सेकंड थिंग, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, कोई आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है। एंड द थर्ड थिंग, द मार्केट कैपिटलाइजेशन द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल। अभी हम क्या कर रहे थे कि डेट सिर्फ हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, मार्केट हम निकाल रहे थे, शेयर्स की वैल्यू, उसमें डेट क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे। अब कह रहे हैं अलग अलग नहीं करना, इन दोनों को मिलाकर एक ही रेट से क्या करना है, आपने कैपिटलाइज करना है। पहले क्या कर रहे थे, शेयर ऑफ वैल्यू शेयर निकाली कैपिटलाइजेशन रेट से, और उसमें फिर हमने क्या कर दिया, डेट की वैल्यू क्या कर दी, लेकिन अलग अलग नहीं करेंगे। अब दोनों को मिलाकर एक साथ कैपिटलाइज करेंगे, शेयर्स को भी और डेट को भी। कैसे करते हैं, आइए छोटा सा सवाल देखेंगे, फिर इससे आपको पता चलेगा। अगर आपने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज करनी है तो आपके पास जो वैल्यू ऑफ द फर्म बनेगी वो कुछ इस फॉर्मूले से बनेगी। EBIT स्टैंड्स फॉर
earning before interest and taxes, which is also called net operating income. इसको net operating income भी कहा जाता है, इसको earning before interest and taxes भी कहा जाता है, divided by KO. KO stands for overall cost of capital. Here V is the value of the firm, EBIT is earnings before interest and taxes, and KO is equals to overall cost of capital. Overall का मतलब इक्विटी प्लस बॉन्ड्स दोनों का मिलाकर एक साथ. चले फॉर्मूला लिखिए, फिर एक सवाल करवाते हैं आपको इसका. चलिए स्टार्ट करें. ओके जी, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यूजिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. पहले हमारे पास थी नेट इनकम अप्रोच, अब है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो सवाल सॉल्व करते हुए देख लीजिएगा आंखें खोल के कि कौन सी अप्रोच यूज करनी है. नेट इनकम अप्रोच का फॉर्मूला अलग है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का फॉर्मूला अक्सर स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, और उसकी वजह से वो काफी मार्क्स अपने लूज करते हैं. तो जब आपके पास ये सवाल आए तो दोनों को जरा सा डिस्टिंग्विश करके अलग अलग तरीके से आपने इसको सॉल्व करना होगा. चलिए शुरू करते हैं. एक क्वेश्चन इसका है, मॉडर्न अप्रोच में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, XYZ एक्सपेक्ट्स अ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹2 लाख. पीछे क्या दिया हुआ था, नेट इनकम दी हुई थी. एक मिनट में आपको जरा सवाल दिखाता हूं पहले वाला, ताकि आपको दोनों में समझ में आए. यहां पर क्या गिवन था आपको, नेट इनकम गिवन थी. यहीं से पता चलेगा सवाल को पकड़ना है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है. यहां पे गिवन है नेट इनकम, और अभी जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, नेट ऑपरेटिंग इनकम. तो यही से आपको पता चलेगा कि आपने सवाल को कहां से लेके चलना है. अब ये नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात कर रहा है, कितना, ₹2 लाख. इट हैज 8 लाख 6% डिबेंचर, ये उसका इंटरेस्ट हो गया. द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन KO इज 10%, दैट इज ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट. Calculate the value of the firm and equity capitalization rate, that is cost of equity, according to net income approach. ठीक है जी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. ए पार्ट मैं करा रहा हूं, बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे. पहले आते हैं जरा ए पार्ट की तरफ. कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म. फॉर्मूला क्या था, V is equals to EBIT upon KO. KO is given, that is 10%. तो इसका मतलब हमें EBIT निकालनी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 2 लाख. डिबेंचर्स कितने के थे, 8 लाख के, और किस रेट के ऊपर थे, $2 लाख डिवाइडेड बाय 10%. तो V इज इक्वल्स टू, ये डाटा बना लिया मैंने, नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 2 लाख, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%, योर आंसर शुड बी 2 मिलियन. तो आपकी जो है वो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई 2 मिलियन. ठीक है, डन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. EBIT इज 2 लाख. पहले हम जो है वो इसकी नेट इनकम निकालते हैं. इंटरेस्ट ऑन डेट इज 8 लाख का.
6%. Your answer is 48. So the value of firm थी हमारे पास 2 million. Value of debt थी हमारे पास कितनी? 8 lakh. So if you want to find the cost of equity, तो उसके लिए हम एक आसान सा फॉर्मूला यूज करेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय V माइनस D. आप जरा वैल्यूज बता दें साथ साथ. EBIT is earning before interest and taxes. How much? I is the interest, 48. V is the value of the firm. Value of the firm हमने पीछे निकाली भी है, 2 million. And D is the debt. चलिए जी, के निकाले जरा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी बनती है? $12.6. चलें जी, बाकी लोग भी निकालें जल्दी से जरा. जब आपने इसका आंसर निकाला होगा तो आंसर आपका आ रहा है 12.67% या 12.6%. डन. अच्छा जी, अब हमने इस बात को प्रूफ करना है कि क्या स्ट्रक्चर चेंज करने से वैल्यू ऑफ द फर्म पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता. इसके लिए हम चलते हैं सवाल में वापस. If the debenture debt is increased to rupees 10 lakh, अभी कितना था? अब हमने बढ़ा के कितना कर दिया? What will be the effect of the volume of the firm, value of the firm, it's not the volume, it's the value of the firm and the equity capitalization. अब आपने यही चीज रिपीट करनी है बिल्कुल एज इट इज शुरू से. फर्स्ट थिंग ये है कि अब आपने डेट कितना लेना है. चलिए बिस्मिल्लाह करें, जरा निकालिए, देखते हैं क्या आते हैं. वैल्यू ऑफ द फर्म सेम ही आएगी बिल्कुल. इसका मतलब डेट के चेंज होने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा. यही हमारा अजम्पशन भी थी कि वैल्यू चेंज करेंगे, डेट चेंज करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, वैल्यू पे कोई फर्क. अच्छा, दूसरा करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें. अब हाँ, वो सेम है. सो ओवरऑल इक्विटी में फर्क पड़ा है लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आपकी जो है वो चेंज हो गई, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई फर्क उसका नहीं पड़ा. तो यही डुरैंड ने कहा था, अगर आपको याद हो, उसमें उसने यही बात की थी कि आपके कैपिटल मिक्स के चेंज करने से according to this approach capital structure decision is irrelevant to the valuation of the firm. वैल्यूएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता.
The market value of the firm is not at all affected by the capital structure changes. आप डेट ज्यादा करें, डेट कम करें, इससे ओवरऑल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क कंपनी का नहीं पड़ेगा. According to this approach, the change in capital structure will not lead to any change in the total value of the firm. अब वैल्यू चेंज नहीं होगी तो मार्केट प्राइस भी चेंज नहीं होगी, और एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये तीनों चीजें. हाँ, और इक्विटी, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो रही है, उसमें से चेंज हो रही है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई फर्क उसका नहीं आ रहा. लाजमी तो कैसे चेंज आएगा. ओके, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7. इसको अच्छी तरह से घर जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है वो ये सवाल जो है वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको जो है वो आपने करके लाना है. इसको नेक्स्ट टाइम अपने रजिस्टर्स वगैरह जो आप मेंटेन कर रहे हैं वो भी साथ साथ तैयारी करते रहिएगा. उसकी भी इंशाल्लाह उसकी भी सबमिशन होगी, जो आपने डे 1 से मुझे सबमिट नहीं कराया आज तक, तो वो रजिस्टर जो एक दफा कराया सिर्फ, और मैंने चेक करके वापस भी किया, लेकिन उसके बाद दोबारा वो फिर मेरे पास वापस नहीं आया. तो उसको भी थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में जो है वो तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके CSR के मार्क्स वगैरह भी जो है वो नेक्स्ट क्लास तक सेटिस्फाइड हो जाएं उसमें. तो वो रजिस्टर्स आपने मेंटेन करना है. और असाइनमेंट नंबर 2 मैं आपको इस फ्राइडे को दूंगा, जो आपने संडे को हार्ड कॉपी में लेकर आना है. ठीक है जी, बोलिए. बिल्कुल 2 सवाल होंगे, 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम चाहिए 3 सवाल, 4 दिन का टाइम चाहिए 4 सवाल. नहीं ऐसा तो फिर उसमें भी 2 ही सवाल होंगे. 1 दिन का टाइम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस. तो ये आपका जो है वो असाइनमेंट है. असाइनमेंट नंबर 2 हम इस हफ्ते कर रहे हैं, और इस हफ्ते आपकी 2 क्लासें हैं, एक वेडनेसडे को है और एक संडे को है. फिर क्विज नंबर 3 आपका नेक्स्ट वीक लिया जाएगा, ताकि आप पे प्रेशर जो है वो ज्यादा ना पड़े. और इसी तरीके से आपका जो है वो, अच्छा क्विज 3 जो है वो आपके लिए ऑप्शनल है. जिन लोगों के 2 अच्छे क्विज आ गए हैं तो वो तीसरा अटेम्प्ट ना करें, सिंपल सी बात है. और जिसके अच्छे नहीं आए हैं वो डेफिनेटली क्विज 3 को ऐसे कंपलसरी ले, ताकि वो बेस्ट 2 जो है उसमें से वो उसका सिलेक्ट हो जाए. किसी ने दोनों में 10-10 नंबर ले लिए तो उसके लिए तो वैसे ही इररिलेवेंट है, वो अटेम्प्ट करे या ना करे, तो उसमें तो वो वैसे ही इररिलेवेंट हो जाएगा. अच्छा जी, अभी जाइएगा मत, 2 मिनट रुकिएगा, आपकी अटेंडेंस लगानी है.